चलिए हेडिंग डालिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो जो हमारे पास टेबल थी ना उसमें करना है ना, न्यूटन्स तीसरी वाली टेबल में। फर्स्ट लॉ हमने यहां लिखा था, सेकंड यहां लिखा था, अब यहां लिखेंगे न्यूटन्स या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन अपने इस लॉ में कहता है कि इस दुनिया में कभी भी सिंगल फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, कभी भी सिंगल फोर्स लगता ही नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। कि सर ऐसा कैसे, मैं बताता हूं। आप बोलोगे कि सर ये बॉक्स है, आपने बॉक्स को धक्का मारा अपने हाथों से, तो क्या आपके हाथ भी यहां से दबते तो होंगे? तो जब आप हाथों से इसको फोर्स लगाते हो तो ये बॉक्स आपके हाथों पर उल्टा फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आपने अगर दीवार खड़ी है, समझना, एक दीवार है और आप दीवार को धक्का मारते हो, तो आपने कभी महसूस करा है कि आप दीवार को जब धक्का मारते हो तो आप खुद पीछे की तरफ चले जाते हो? ऐसा क्यों होता है? दीवार का मास बहुत ज्यादा है, वो हिल नहीं सकती, अच्छे से फिक्स है, तो जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया वो नाकाफी था दीवार को मूव कराने में, बट उतना ही फोर्स दीवार ने जब आपके हाथों पर लगाए तो आप पीछे खिसक गए। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब आप अर्थ की बात करो, जब आप चलते हो तो आप अर्थ पर फोर्स लगाते हो पैरों से। आप चलते समय क्या करते हो? पैर ऐसा ही तो होता है चलते समय, ये एरिया ऊपर की तरफ जाती है, तो आप बेसिकली अर्थ पर फोर्स लगाते हो और अर्थ आप पर फोर्स लगाती है, इसलिए आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो। एक बॉल है, दूसरी बॉल है, ये जब इधर की तरफ टकराने के लिए आती है, जब इससे टकराती है तो जितना फोर्स ये बॉल इस पर लगाती है उतना फोर्स नंबर 2 बॉल नंबर 1 पे लगाएगी। आपने कभी देखा है कि आप एक नाव पर हो पानी पर और ये यहां पर बैंक है, आप यहां पर हो, मैं आपसे बोलूं आप यहां कूदो, या आप कभी भी मेरे को कूदना है, तो आप बिना पैर मोड़े नहीं कूद पाते। ऐसे कैसे नहीं कूद सकते? क्यों? क्योंकि जब आप पैर मोड़ते हो तो आप बेसिकली जमीन पर पावर लगा रहे हो, जमीन पर फोर्स लगा रहे हो, तो जितना फोर्स आपने जमीन पर लगाया उतना ही जमीन ने आप पे लगाया। अर्थ बहुत भारी है, वो मूव नहीं करती, बट आप मूव कर जाते हो, आप उछल जाते हो। सिमिलरली आप यहां से जब बोट को नीचे की तरफ फोर्स करते हो, बोट पानी को नीचे की तरफ फोर्स करती है, पानी बोट को ऊपर की तरफ फोर्स करता है और बोट आपको फोर्स करती है और आप कूद करके आगे चले जाते हो। कभी भी ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक फोर्स लग रहा हो। अगर आपके दिमाग में है तो मुझे बताइए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ बॉडी exerts a force on another, there is an equal and opposite force, ब्रैकेट में लिखिए रिएक्शन फोर्स, is experienced by the first body due to the second one। या फिर इसकी एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स टू एवरी एक्शन फोर्स। यह भी आपका थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। चलने में भी यही होता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए, परी एक चीज बताइए मुझे, आप जब चलते हो तो कहते हैं कि आप अर्थ पर एक फोर्स लगाते हो 10 न्यूटन का, अर्थ आप पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया ना? तो फिर मोशन कैसे पॉसिबल है? जब नेट फोर्स ही 0 हो गया तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है
कि अगर फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज भी जीरो हो जाएगा। आप रुके थे, रुके ही रहने चाहिए, आप चले क्यों? वजह देखिए, आपने इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉडी पर भी 10 न्यूटन का फोर्स किसी और ने लगाया, नेट फोर्स जीरो, नो मोशन। लेकिन आपने इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, दोनों बॉडी में मोशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अलग अलग है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, but they cannot cancel each other. Why? Because they are imposed in two different bodies. आपने अर्थ पर लगाया, अर्थ ने आप पर लगाया, तो ये अलग अलग बॉडी पे दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो आप पे तो 10 न्यूटन का ही लगा, इसको कौन कैंसिल करेगा? अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इसको कौन कैंसिल करेगा? कोई नहीं करेगा। हां, अगर आप पे ही ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा देता तो आपका भी कैंसिल हो जाता, अर्थ पे भी कोई फोर्स ऊपर 10 न्यूटन का लग जाता तो कैंसिल हो जाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे कैन नेवर कैंसिल ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर इंपोज्ड ऑन two different body, they works on two different bodies. Write it down in important point number 1. These action and reaction forces are always equal and opposite in direction, but never cancel each other because they work on different bodies. और बात करते हैं, लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ देर इज नो नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम, इफ देर इज नो नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। ब्रैकेट में लिखिए, विल रिमेन कंजर्व्ड। क्या मतलब है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप कहते हो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। जब आप कहते हो कि फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो mv इज इक्वल टू mu, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसका हमें प्रूफ करना है। हेडिंग डालिए, प्रूफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करना है। अगला हेडिंग है, देखिए, सपोज करो एक बॉल है A, इसका मास है ma, जो UA स्पीड से जा रही है। यहीं पर एक दूसरी बॉल है MB, जिसकी स्पीड है UB। पीछे वाले की स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, टक्कर होती है। तो पीछे वाली आगे वाली पे फोर्स लगाती है इधर की तरफ, FBA। इसको कैसे पढ़ते हैं देख लेना, इसको FBA, इसका मतलब है ऑन B ड्यू टू A। अगर मैं बोलता हूं F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है? B पर लगने वाला फोर्स किसने लगाया? A ने लगाया। तो बदले में B A पे भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इसकी वैल्यू होगी FAB।
और ये यहां पर कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद में चूंकि इस पर फोर्स लगा है इसलिए इसका मोमेंटम चेंज हुआ और VA हो गया। चूंकि इस पे भी फोर्स लगा है तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा और V भी हो जाएगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि इस कॉलिजन से पहले और इस कॉलिजन के बाद में मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लग रहा। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। क्या B पे फोर्स लग रहा है? हां। क्या A पे फोर्स लग रहा है? हां। क्या वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? ना। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। क्या पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स लग रहा है? ना। बात समझ में आई मेरी? बेटा देख, फोटो देख। इस पूरे को मैं एक सिस्टम बोल रहा हूं। इस पूरे सिस्टम में अब जैसे कि तू बस ट्रक है, समझ, तू इस ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है और ट्रक चल नहीं रहा। तू ट्रक पे चढ़ करके ट्रक के धक्का मारेगा तो ट्रक चलेगा? क्या रिक्शे के ऊपर चढ़ करके रिक्शे के धक्का मारेगा तो रिक्शा चलेगा? क्यों नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने ट्रक को एक फोर्स दिया, ट्रक ने तुम्हें एक फोर्स दिया, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर ओवरऑल कोई फोर्स नहीं लगा। क्या आप पे फोर्स लगा है? हां। क्या आप ट्रक को धक्का मारोगे तो आप पीछे खिसकोगे? हां। आपने ट्रक पे फोर्स लगाया है? हां। क्या ट्रक आगे चलेगा? नहीं, क्योंकि ट्रक को आगे चलाने के लिए यह फोर्स ज्यादा था ही नहीं। क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई नेट फोर्स है? नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। इसलिए बॉडी चलती नहीं। इसी तरह से जब ये दोनों टकराए तो ए ने बी पे फोर्स लगाया? हां। क्या बी ने रिएक्शन दिया? हां। क्या दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में? हां। क्या दोनों फोर्स बराबर हैं? हां। क्या दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा? हां। क्या इस सिस्टम पर कोई फोर्स लगा है? ना। क्या इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा? ना। बोलो कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? बेटा ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कहलाता है। तुम अलग हो, ट्रक अलग है, बट दोनों को जोड़ दूं तो एक सिस्टम बनता है मेरे लिए, जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं। सिस्टम मतलब जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो वो आपके लिए सिस्टम है। तो इंडिविजुअली ए और बी पे फोर्सेस लग रहे हैं इसलिए उनके मोमेंटम चेंज होंगे, बट इस पूरे पर ओवरऑल कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। देखना मैं इसको प्रूव करता हूं, समझिए। मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं ऑफ सिस्टम। मेरे लिए सिस्टम क्या है? ए और बी। ए का मोमेंटम MA UA, बी का मोमेंटम MB UB। फाइनल मोमेंटम लिखना मत, आफ्टर कॉलिजन P फाइनल। ए का मोमेंटम MA VA, बी का मोमेंटम MB VB। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिखेगा कोई नहीं। ए का मोमेंटम पहले क्या था? MA UA, बाद में क्या हो गया? MA VA। क्या ए का मोमेंटम चेंज हुआ है? क्या बी का मोमेंटम चेंज हुआ है? ए का मोमेंटम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ए पे फोर्स लग रहा है। बी का मोमेंटम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि बी पे फोर्स लग रहा है। अब मैं इस पूरे सिस्टम की मिला के बात करता हूं, ए प्लस बी की। हेयर FAB इज इक्वल टू FBA। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में? इनकी वैल्यू बराबर है? हां। क्या ये अलग अलग डायरेक्शन पे हैं? कि हां। अगर मैं इस वाले को प्लस एक्स एक्सिस को पॉजिटिव बोल दूं
तो उल्टी डायरेक्शन वाले को नेगेटिव बोलता हूं। ऐसा ही हमने करा था जब हमारी एक बॉल u स्पीड से टकरा करके वापस आ गई थी। हमने कहा था जाते समय मोमेंटम है इसका mu और वापस आते समय इसका मोमेंटम है माइनस mu, क्योंकि मैंने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव माना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी। अब मैं है FAB, FAB क्या होगा? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। पढ़ के देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ए के मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है? MAVA माइनस MAUA, और मैंने बोला इसमें t टाइम लगा है। टक्कर जब हुई है, जितनी देर के लिए टक्कर हुई है वो टाइम t है। सिमिलरली FBA क्या होगा? B के मोमेंटम में चेंज MBVB माइनस MBUB अपॉन टाइम। अब मैं इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। FAB की वैल्यू रखता हूं माइनस ऑफ MAVA माइनस MAUA अपॉन T इज इक्वल टू MBVB माइनस MBUB अपॉन T। T ने T को मार दिया, ठीक है। तो U वाली क्वांटिटी इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस, या इसको उधर ले जाता हूं, बोलो ये माइनस ये प्लस, चलो इसको खोल देता हूं मैं, है ना। माइनस MAVA प्लस MAUA MBVB माइनस MBUB। U वाली क्वांटिटी एक तरफ ला रहा हूं, MAUA प्लस MBUB MBVUB प्लस MBVB। इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और दोनों क्या आ गए? बराबर। तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, बट इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज हुआ है। मतलब आप हो, आपका भाई है, एक घर में है, इस घर में 10 रुपए हैं, आपके पास 8 रुपए हैं, आपके भाई के पास में 2 रुपए हैं। आपने 8 रुपए इसको दे दिए, इसने 2 रुपए आपको दे दिए, आपके पास 2 रुपए हो गए, आपके भाई के पास 8 रुपए हो गए, बट ओवरऑल घर में तो 10 ही रुपए हैं। तो आपस में कुछ हुआ है जिससे आप में और आपके भाई के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मैं कैमरा नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, और यहां लिख सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। बस इन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू मैंने इधर निकाली है। ए पर लगने वाला फोर्स ए के मोमेंटम में चेंज के बराबर, बी पे लगने वाला फोर्स बी में मोमेंटम के चेंज के बराबर। सिर्फ इतना सा करना, ये पूछा भी जाता है। और किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बोल दीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊं मैं। क्या करा? एक बॉल जा रही थी स्पीड से, उसने दूसरी बॉल को टक्कर मारी। जब इसने उसको टक्कर मारी तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। न्यूटन कहता है थर्ड लॉ है, अगर इसने उसका टक्कर मारी है तो वो भी इसका टक्कर मारेगा। तो उसने इसका टक्कर मारी, इस फोर्स को बोला FBA, इसको बोला FAB। इस पर फोर्स लगा B पर, इसलिए इसकी स्पीड चेंज हो गई, देखिए, यानी कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया। A पर फोर्स लगा है तो देखिए A का भी मोमेंटम हमने चेंज कर दिया है। अब हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों का मिलाकर के ओवरऑल मोमेंटम नहीं चेंज होता, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो उसके लिए हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से शुरुआत करी।
कि एक फोर्स इधर लग रहा है प्लस एक्स एक्सिस में तो उसको प्लस बोल दिया, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है उसको नेगेटिव बोल दिया। वेक्टर क्वांटिटी में यही करा करो। बट वो कहता है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब उसकी वैल्यू बराबर एक है। तो अब मुझे निकालना है कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स निकालना है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। मैंने कहा ठीक है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मैंने ए का लिखा माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टक्कर लगने में अगर टी टाइम लगा है तो मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बी का चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और टाइम, और इन दोनों की वैल्यू यहां पर मैंने पुटअप कर दी। टी से टी काट गया, ब्रैकेट ओपन करा, तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम एक तरफ कर लिया, जो कि इक्वल आ गया फाइनल मोमेंटम के। और यहां हमारा प्रूफ हो गया, लिख लीजिए 10 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, 10 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आइए, तो इसके मैंने कई सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए, उसमें से एक एग्जांपल पे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला, चलते कैसे, हमने चलते समय एड़ियां उठाई हैं, हमने अर्थ पे फोर्स लगाया, अर्थ ने हम पे लगाया, हम आगे चले गए। कैंसिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि दो अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहे थे। अगला है रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि सर रिकॉइलिंग क्या होती है। जब आप कोई भी गन चलाते हो या कोई भी राइफल चलाते हो तो वो राइफल पीछे की तरफ आती है एकदम से झटके से, वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन। इवन आपको याद होगा जब भी कोई रॉकेट भेजा जाता है स्पेस में तो ये रॉकेट फ्यूल को बहुत ही ज्यादा स्पीड से बाहर की तरफ फेंकता है, नीचे की तरफ। तो जिस स्पीड से फ्यूल नीचे जाता है उसी स्पीड से या उसी फोर्स से रॉकेट पे फोर्स लगता है। तो फ्यूल तो अलग है, रॉकेट अलग है, रॉकेट ऊपर जाता है। ये सब एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। क्लियर? आइए इसी तरह से गन की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई गन है, ये आपके पास बुलेट है, ये आपके पास गन है। जैसे आप ट्रिगर दबाते हो, आपने बुलेट पे फोर्स लगाया है, बुलेट का मास स्मॉल एम है और बुलेट की स्पीड आ गई v। जैसे ही आप बुलेट पे फोर्स लगाओगे बुलेट भी आप पे लगाएगी, जिसकी वजह से आपका जो गन है वो पीछे की तरफ v स्पीड से जाएगी अगर बुलेट का मास m है। तो ये दो बातें होती हैं। ये रिकॉइलिंग क्यों हुई? क्योंकि आपने एक्शन फोर्स लगाया बुलेट पे जिससे बुलेट आगे गई, बट बुलेट ने रिएक्शन फोर्स लगाया आप पे जिससे ये गन पीछे गई। लेकिन इस पूरे सिस्टम की बात करो, ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं तो पहली लाइन तो ये लिखते हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। क्या बुलेट पे फोर्स लगा? हां। किसने लगाया? गन ने। क्या गन पे फोर्स लगा? हां। किसने लगाया? बुलेट ने। क्या बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है? ना। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हेंस मोमेंटम ऑफ सिस्टम will remain conserved। ये एक लाइन लिखी जाती है। उसके बाद में
इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दिया जाता है। इनिशियल मोमेंटम गन चलाने से पहले का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम गन चलाने के बाद। इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन टफ होंगे, मैं फिर कह रहा हूं। इसीलिए हमें दो मोमेंटम बराबर करने हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। कि सर हमें कैसे पता लगेगा इनिशियल कौन सा है? वो सिचुएशन देगा, टकराने से पहले, टकराने के बाद, गन चलाने से पहले, गन चलाने के बाद। एक आदमी उधर से भागता हुआ आ रहा है, आप इधर से भागता हुआ आ रहा है, आप टक्कर खा गए, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, तो दो सिचुएशन में मोमेंटम निकालना है। आइए डायरेक्शन के साथ, यहां पर जब अंदर था तो बुलेट चल रही थी अंदर या रुकी हुई थी? दो चीजें हैं ना सिस्टम में, एक है बुलेट और दूसरा है गन। तो अंदर की तरफ बुलेट चल रही थी, रुकी हुई थी? रुकी हुई थी, तो बुलेट का मोमेंटम 0। गन चल रही थी, अब चलाने के बाद में बुलेट चल रही है, तो बुलेट का मोमेंटम लिख दो mv। क्या बंदूक भी चलेगी? हां, बंदूक भी पीछे आती है, उसका मोमेंटम लिख दो कौन सी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में, तो -mv। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब mv और आपसे इसमें पूछता है गन की स्पीड, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग स्पीड। इसके क्वेश्चन देता है। अब मुझे एक चीज बताइए, एक छोटी सी बंदूक है और एक बड़ी सी राइफल है, कौन सी ज्यादा तेज पीछे आएगी? किसके पीछे आने की स्पीड ज्यादा होगी? हां, क्यों? क्योंकि अगर आप बड़ी राइफल लेते हो तो बड़ी राइफल का मास ज्यादा होगा। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ बुलेट। और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ गन। तो जितना ज्यादा गन का मास होगा उतनी रिकॉइलिंग स्पीड कम होगी। लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद में चैप्टर थियोरेटिकली खत्म हो गया है, अब मुझे सिर्फ इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करानी है। लिख लीजिए इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आप लोग अपनी जिम्मेदारी से एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, तो उसको मार्क कीजिए। करने के लिए रजिस्टर रखना अलग से, कॉपी पे करके रखना कि क्वेश्चन नंबर 5 करके देखना नहीं हो, क्वेश्चन नंबर 6 करके देखना नहीं हो, 7 करके देखा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करके देखा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, ऐसे करके रख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक क्वेश्चन को जब उठाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यार मैंने यहां पर ये गलती करी थी, अब ये हो गया, यहां पर ये गलती करी थी, अब ये हो गया। ठीक है? इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो भी चीज आपको जानने की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी, वो मैं पूरी करा चुका हूं। थ्योरी खत्म है, अब इसके न्यूमेरिकल देखने हैं। तो आप लोग एक बार बैक एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और इधर उधर की बुक से क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए और डाउट इकट्ठे कीजिए। अभी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एक दिन का और टाइम मिलेगा आपको, तो और कीजिए। तो जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल एक्सेप्ट कर लोगे उतना काम हो जाएगा। क्या कह रहा? कौन सा वाला? पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ तेरे से? ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ, तुम क्या बोल रही हो परी? यशिका, मोमेंटम के बाद क्या लिखा आपने? मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। 9.1 तूने लेक्चर सारे अटेंड करें? करें? अब इसमें क्या ही बताऊं मैं तेरे को। देख, मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन इस बुक का यही वाला है।
हैं? देख लेते हैं, चुप चुप देखते देखते। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। 5 किलो की बॉडी है। फोटो बनाया करो, मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले फोटो बनाया करो। और इस पर एक फोर्स लगता है। कब तक लगता है? 2 सेकंड तक इस पे फोर्स लगा है। ठीक है, 5 किलो की बॉडी पे 2 सेकंड तक फोर्स लगाया है। इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट स्पीड 3 मीटर टू 7 मीटर। अभी ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बाद में ये 7 मीटर पर सेकंड से चला गया। तो बताइए फोर्स कितना है? क्या यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तेरे पास है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन निकाल सकता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 7 हो गया, इनिशियल हो गया 3/2, 5/2। मैं यहां पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मेरे से वो पूछा नहीं है। मैं 5/2 यहीं रख दूंगा, नहीं 4/2, 4/2 तो सॉल्व हो जाएगा ये 2 लग रहा है, खत्म। पहला बात। दूसरा में कहता है कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड तक लगाते तो फाइनल स्पीड बताओ। दोबारा डायग्राम देख। 5 किलोग्राम का बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स है। अभी ये 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और ये कब तक लग रहा है? 5 सेकंड तक लग रहा है। तो अब इसकी स्पीड बताओ। फिर से देख ले, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। फोर्स कितना है? 10। मास कितना है? 5। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। इनिशियल कितनी है? 3। टाइम कितना लगा? 5। ये ले सोल्व हो गया तेरा। 50 5v माइनस 15, 50 प्लस 15 5v, तो 5v हो गया 5 6 65। तो v हो गया 65/5, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर जब तेरा एक्सेलरेशन निकल ही गया है तो जो वो कह रही वो कर ले। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस 80। फाइनल पता नहीं है, इनिशियल कितनी थी? 3। एक्सेलरेशन कितना था? 2। टाइम कितना है? 5। v इज टू यू प्लस 80। 10 3 13 मीटर पर सेकेंड। कैसे भी कर ले। चलिए